नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिन भर की हर खबर से आपको खबरदार करने की बारी है और सबसे पहले इसमें हम खबरों को खबरदार के लेंस से परख लेते हैं। सबसे पहली खबर जिसको हम खबरों के लेंस से परखते हैं वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी, क्योंकि ये जो योजना है इसके तहत अब एक कार्ड आप पा सकेंगे। देश के 135 करोड़ लोगों के लिए सबसे काम की खबर है ये। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी होता है और नागरिकों का स्वास्थ्य देश के लिए सबसे बड़ी पूंजी। आज भारत ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की है जो देश के लिए एक स्वास्थ्य क्रांति जैसा साबित होगा। अब देश का हर नागरिक अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड बना सकता है। इस हेल्थ कार्ड से आपको क्या फायदा होगा, कैसे एक क्लिक पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां डॉक्टरों तक पहुंचा सकता है। आपको डॉक्टरों के पुराने पर्चे और हेल्थ टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ लेकर नहीं चलना होगा, सिर्फ एक कार्ड में यह सब कुछ समा जाएगा। यह सब कैसे होगा, इसकी जानकारी पीएम मोदी ने देश को दी है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिए गए इस मेडिकल गिफ्ट के सारी डिटेल्स बस आपको मिलने वाले हैं। आपको और आपके परिवार के लिए जरूरी इस खबर पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के ड्रोन एक बार फिर भारतीय क्षेत्रों के बहुत करीब से उड़ान भर रहे हैं। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीन के ड्रोन्स की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। ऊंचाई पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों की नजर चीन के इन ड्रोन्स पर बनी हुई है। एलएसी पर चीन की निर्माण गतिविधियां हाल में बढ़ गई हैं। ऐसा हो सकता है कि सर्दियों से पहले चीन कोई बड़ा षड्यंत्र प्लान कर रहा हो। इसके डिटेल्स हम आपको देंगे। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन मार्क 1 अल्फा टैंक्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन टैंकों के लिए चेन्नई की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर टैंक पर आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, ये आपके काम की खबर है। 1 अक्टूबर से 3 बैंकों की चेकबुक बेकार होने वाली है। अगर आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है तो इन 3 बैंकों की पुरानी चेकबुक के चेक 3 दिन बाद से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें जितनी जल्दी हो सके बैंक से नई चेकबुक ले लेनी चाहिए। यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में हो गया है, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका है। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात हम देश में हुए स्वास्थ्य क्रांति से करने जा रहे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अपने आप में एक क्रांतिकारी मिशन है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जो आपकी पहचान से जुड़ा एक पूरा अंक था, एक जिस तरह से आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से अब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक कार्ड आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले यह समझिए कि यह डिजिटल हेल्थ कार्ड आपकी जिंदगी को किस तरह से आसान बनाएगा। इसके तहत देश के सभी लोगों को 14 नंबरों का एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जो आपके हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपकी बीमारी से लेकर दवाइयों तक और अस्पताल डॉक्टरों से लेकर मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट का भारी भरकम बैग, पिछले डॉक्टरों के लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस, आप कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, इससे जुड़ी पर्चियां, या सामान्य भाषा में कहें तो डॉक्टरों के पुराने पर्चों का बोझ ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी आईडी से यह पता चल जाएगा कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका इलाज कहां हुआ है, किस तरह हुआ है, कौन सी दवाइयां आप लेते रहे हैं। डिजिटल हेल्थ कार्ड को देखकर आपकी ये सारी जानकारी सेकंड्स में मिल जाएगी। हर मरीज का पूरा मेडिकल डेटा रखने के लिए अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर्स को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा, यानी इसमें अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर भी रजिस्टर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सेहत से जुड़ी ये सारी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है, यानी आपकी मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हर बार आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाया ही जाए, लेकिन सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे देश का हर नागरिक अपना हेल्थ कार्ड बनवाए ताकि हेल्थ से जुड़े रिकॉर्ड रखना आसान हो जाए। अब तक ये योजना जो है वो देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट बेसिस पर शुरू की गई थी, लेकिन आज से इसे पूरे देश में शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये है नए भारत की नई उड़ान, नया अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें
क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इससे इलाज भी बेहतर होगा और मरीजों को बचत भी। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से देश के लोगों को सबसे बड़ा और सेहतमंद गिफ्ट मिला है। इस गिफ्ट का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के इन 14 नंबरों में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी छिपी रहेगी, जो कार्ड के दाईं तरफ दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करते ही आपके सामने आ जाएगी। ये नंबर आने वाले समय में आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण नंबर बनने वाला है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सहज और सुलभ बनाने का जो अभियान आज पूरे देश में शुरू हुआ है, ये 6-7 साल से चल रही सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट ndhm.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट के खुलते ही यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का ऑप्शन क्रिएट हेल्थ आईडी पर क्लिक करना होगा। अगर आप डिजिटल कार्ड से आधार को लिंक नहीं करना चाहते तो इस दूसरे ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए इसे वेरीफाई करना होगा। आपको अपने प्रोफाइल के लिए अपनी पर्सनल डिटेल जैसे फोटो, डेट ऑफ बर्थ या जन्म की तारीख, अपने पते जैसी कुछ अहम जानकारियां देनी होंगी। इस सारी प्रोसेस के बाद आपके सामने एक हेल्थ ID कार्ड बनकर सामने आएगा, जिसमें आपकी जानकारियां, फोटो, साथ ही एक QR कोड होगा। अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ ID के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनने के बाद आपका इलाज आसान और सस्ता हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, बल्कि सरकार के बनाए इस हेल्थ कार्ड की होगी। इसके तहत हेल्थ अकाउंट में हर मेडिकल टेस्ट, हर बीमारी, जिन डॉक्टर्स को दिखाया है उनकी जानकारी, अब तक ली गई दवाइयां और लैब टेस्ट के जरिए हुए डायग्नोसिस की डिटेल्स मौजूद होंगी। अगर आप अपना डॉक्टर या अस्पताल बदलते हैं तो इस कार्ड के जरिए नए डॉक्टर या अस्पताल को अपनी सारी डिटेल एक क्लिक के जरिए दे सकते हैं। यानी अब आपको ना तो भारी भरकम मेडिकल रिपोर्ट के झोले को साथ रखना होगा और ना ही ये याद रखना होगा कि कब किस डॉक्टर ने क्या दवाई लिखी थी। ये सुविधा अब क्रांतिकारी साबित होने वाली है। इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। एक सुविधा तो ये होगी कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बीमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि बेहतर टेस्ट के लिए लैब्स और दवा दुकानों की भी पहचान आसानी से संभव हो पाएगी। ये डिजिटल मिशन पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा।
ताकि देश में चल रही महंगी स्वास्थ्य सेवाओं को काबू में लाया जा सके। उदाहरण के तौर पर इस हेल्थ कार्ड के जरिए बार बार करवाई जाने वाली मेडिकल जांच को रोका जा सकता है, क्योंकि कार्ड में मौजूद आपकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट से डॉक्टर को आपकी सेहत की जानकारी मिल सकती है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। डॉक्टर और अस्पताल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी सर्विस को रिमोट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में कर पाएंगे। प्रभावी और विश्वस्त डेटा के साथ इससे इलाज भी बेहतर होगा और मरीजों को बचत भी होगी। इस डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री को लागू किया जाएगा। सरल भाषा में इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले जितने संस्थान, अस्पताल या डॉक्टर हैं, उनका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा, यानी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य के बिजनेस तक हर पहलू की जानकारी सरकार के पास होगी। आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के तहत सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाया जा सके, लेकिन हाँ, ऐसा करते हुए डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना होगा और किसी दुरुपयोग की आशंका को खत्म करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का डेटा हर नागरिक के लिए सबसे निजी डेटा होता है। आज तक ब्यूरो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों के मन में। तो एक हुआ आयुष्मान भारत स्कीम, उसका जो डिजिटल मिशन है उसी के तहत ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड है उसी के तहत ये आ रहा है, और इसे जो आयुष्मान भारत का आरोग्य कार्ड है उससे नहीं जोड़ना चाहिए। आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड एक अलग हेल्थ कार्ड है जिसमें देश के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जबकि डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपकी बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जानकारी अटैच की जाती है। देश में अब तक करीब 16.5 करोड़ आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि डिजिटल हेल्थ कार्ड की अभी शुरुआत हुई है। आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड का लाभ लेने वाले लोग भी डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों से तुलना भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। तो डिजिटल हेल्थ आईडी जैसी व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किसी न किसी तरह से है। डिजिटल हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड या डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर खर्च भी होता है, इसीलिए यह भी देखना चाहिए कि भारत सहित कुछ प्रमुख देश स्वास्थ्य पर अपने जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। भारत की बात करें तो हमारा देश जीडीपी का सिर्फ 1.28% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि दूसरे देशों का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च हमसे कई गुना ज्यादा है। अमेरिका अपने जीडीपी का 17% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, स्विट्जरलैंड अपने जीडीपी का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, फ्रांस और जर्मनी 11.5%, जापान 11%, ब्रिटेन 10% और न्यूजीलैंड अपने जीडीपी का 9.21% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो निरोगी काया है वही सबसे बड़ा धन है आपका, और धन संपत्ति जो बाकी चीजें होती हैं वो सब एक तरफ है। जब तक इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक क्या फायदा। लेकिन कोरोना के इस समय में ही सरकारें ये समझ पाई कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखना कितना जरूरी होता है, और उसमें से उस दौर से निकलते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर फोकस इन सारी चीजों के पीछे भी नजर आता है। हालांकि इसमें हमें यह भी देखना होगा कि जो डेटा प्राइवेसी है, जो हमारी प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, उसकी भी सुरक्षा किस तरीके से की जाए। बहरहाल एक तरफ तत्परता से प्रधानमंत्री ने इस कार्ड को लॉन्च किया तो दूसरी तरफ तत्परता उन्होंने सेंट्रल विस्टा के जरिए भी दिखाई। ये भी दिखाया कि किस तरीके से वो पहुंच गए अचानक वहां पर, ये देखने के लिए कि संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन साइट पर
आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। यकीनन ऐसे मौके पर जो फील गुड होता है वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद की नई इमारत के निर्माण का सर्वे करते वक्त हुआ होगा। बीती रात तकरीबन 8:45 बजे अमेरिका से लौटे प्रधानमंत्री वहां अचानक पहुंचे थे और निर्माण क्षेत्र में पानी, कीचड़, उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के नए घर की दरोदीवार का निर्माण का काम देखने लगे। जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, जो मेरी मेन सदन रहती है, वो की जो है ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और जो राज्यसभा है। संसद की नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही है। नए संसद भवन में विशाल संविधान कक्ष होगा जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत सहेजी जाएगी। संसद के माननीय सदस्यों के लिए एक लाउंज होगा, लाइब्रेरी होगी, कई समिति कक्ष होंगे, डाइनिंग एरिया और भरपूर पार्किंग स्पेस होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि संसद की नई इमारत में लोकसभा चैम्बर में 888 और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। उनका सिटिंग अरेंजमेंट मौका नहीं पड़ा। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा संसद भवन अगले 1-1.25 साल के भीतर बनकर तैयार होगा। कितना समय हो गया है? लगभग गाड़ी समय पर चल रही है आप लोगों नई इमारत में ही 2022 के शीत सत्र से संसद चलने की उम्मीद जताई गई है। टेबल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। वैसे तो संसद के नए भवन का औचक निरीक्षण प्रधानमंत्री के काम की स्टाइल है, लेकिन कोरोना के समय में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी रखने और उसकी लागत को मुद्दा बनाने वाले विपक्ष को जवाब भी। अभी जून में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय महत्व को बताकर काम रुकवाने की कोशिश करने वालों की क्लास ली थी। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट के बहाने जोर का राजनीतिक पंच मारा है। आज तक ब्यूरो। और अब आपकी मुलाकात आज के अर्जुन से करवाते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन बैटल टैंक है अर्जुन मार्क 1 अल्फा के रूप में सामने है। इस पे तरह तरह के अभी तक प्रयोग होते रहे, तरह तरह के इनोवेशंस हुए, तरह तरह के जुड़ाव इसमें हुए और अब सीमा पर तैनाती के लिए सरकार की तरफ से 118 अर्जुन मार्क 1A के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। आपको आज के आत्मनिर्भर अर्जुन से मुलाकात करवाने के लिए हमने ये विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। जब युद्ध भूमि में हथियार अपना हो, जब रणभूमि में गोला बारूद अपना हो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमारे इंडिया ने फर्स्ट पहली मार्क 1 अल्फा बहुत ही तगड़ा टैंक निकाला। इससे बेहतर कोई टैंक हो ही नहीं सकता। जब समर क्षेत्र में तकनीक अपनी हो, स्वदेशी हथियारों से लैस सेना का जोश, जज्बा और जुनून 7वें आसमान पर होता है। ये हिंदुस्तानी दिमाग का नायाब नमूना है। ये भारतीय सेना की सबसे ताकतवर भुजा है। ये मेक इन इंडिया सोच का सॉलिड नतीजा है। इसकी क्षमता अद्भुत है, इसकी ताकत बेमिसाल है। ये है
भारत का अभेद्य अर्जुन मार्क 1 अल्फा। तो क्या ये पूरी तरीके से स्वदेशी है या कुछ प्रतिशत हम माने की विधि? अगर आप देखें तो इसमें 50% पूरे के पूरे स्वदेशी है और ये यूनिट ये हम इंडियन इंडस्ट्री से बनवा रहे हैं। इंडस्ट्री कुछ कंपोनेंट्स बाहर से खरीदेगा, इंटीग्रेट करेगा और हमें दे देगा। व्हेन वी आर पेइंग मनी विल बी पेइंग ओनली इन इंडियन रुपीस। टेक्नोलॉजी हमारी है। अर्जुन मार्क 1 अल्फा भारत में ही निर्मित टैंक है। मौजूदा अर्जुन टैंक पिछले अर्जुन मार्क 1 टैंक का उन्नत संस्करण है। आइए आपको इस हंटर किलर की वो खूबियां दिखाते हैं जिसकी वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। अर्जुन मार्क 1 अल्फा का वजन करीब 68 टन। इसमें 14 बड़े बदलाव किए गए। ये तेजी से लक्ष्य का पीछा करके हमला करने में सक्षम है। ये टैंक हर मौसम में टारगेट को भेद सकता है। दिन हो चाहे रात हो, इसके निशाने से दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 120 मिलीमीटर की राइफल गन है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके डिजाइन के अनुसार इसमें मिसाइल दागने की क्षमता भी है। इस टैंक की बहुत बड़ी खूबी ये है कि यह हिंदुस्तान की पहचान है। इसके अलग अलग पुर्जे देश के अलग अलग राज्यों में निर्मित हैं। ऐसी एक चीज डेवलप करने में कितने लोगों की मेहनत लगती है और कितने दिन लग सकते हैं? इसमें फेलियर्स भी होते होंगे। बिल्कुल डिजाइनर्स है तो हमें बहुत से फेलियर्स फेस करना पड़ता है पहले। अगर इस टैंक के ले लें तो देयर आर 18 लेबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ व्हिच आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, यस। ये ADWS है यानी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये अर्जुन मार्क 1 का भी हिस्सा था, अर्जुन मार्क 1 अल्फा का भी हिस्सा है। लेकिन फर्क समझिए किस तरीके से इसे और उन्नत किया जा रहा है। पहले किसी व्यक्ति को, किसी जवान को बाहर रहना पड़ता था टैंक से और तब इसे ऑपरेट किया जा सकता था। आज इसे ऑपरेट करने के लिए रिमोट पे इसे लिया गया है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। भीतर बैठकर, टैंक के भीतर बैठकर एक जवान, एक सैनिक इसे ऑपरेट कर सकता है। कई सुधार इसमें किए गए हैं। 71 कुल सुधार बताए जा रहे हैं, लेकिन 14 ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुश्मन का खतरा कहां से आ सकता है, इसे टैंक में लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पहले ही भांप लेता है और तुरंत अलर्ट कर देता है। इसका रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन को खाक में मिला देता है। It's the first round hit probability we call. That means when you fire the first round, hitting the target accurate to 90% accuracy. That's a big results we call FRHP. इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 118 अर्जुन मार्क 1 अल्फा टैंक सेना को समर्पित किए और इसी के साथ जमीन पर मारक क्षमता के मामले में देश ने एक और कदम आगे बढ़ाया। देश भर के अलग अलग लैब्स में इसे विकसित किया गया है और जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये अंतिम अपने स्वरूप में पाया जाता है, ये इसकी लीड लेबोरेटरी है। इसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं और जितना भी इसका प्रदर्शन रहा है वो बहुत संतोषजनक रहा है। खासकर जिन हाथों को इसे इस्तेमाल करना है वो इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है। यहाँ पर कृत्रिम रूप से रेतीले रेगिस्तानों की गर्मी, बर्फीली सर्दियों और उमस जैसे माहौल को तैयार करके अर्जुन को अचूक बनाया गया। मेक इन इंडिया जो हो रहा है, ऐसी जगह भी मैंने और कहीं देखी नहीं है। क्या ये अपने वन ऑफ इट्स काइंड है? ये वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट सोलर स्पेक्ट्रम भी यहाँ कर सकते हो। क्योंकि धूप में क्या होता है, अगर टैंक वहाँ खड़ा होते समय में इतना धूप में वो बैरल बेंड हो सकते हैं, उसका रबर कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको बेहतर क्या दिखता है? इसमें बेहतर है साहब, इसका एक्यूरेंसी है फायर का। जैसे मूविंग टारगेट है, मूविंग टैंक है, तो एक्यूरेंसी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट राउंड हिट है। अच्छा। और इसमें फायर पावर, मोबिलिटी, ये सब कह रहे हैं कि बेहतर है पहले से। बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान में बना है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों ने तो दुनिया भर के टैंक्स देखे हैं। सबसे पहली मेन यही है मैम, ये हमारा इंडिया ने सबसे पहले ये बनाया गया। पिवट में इसको खड़ा करके चारों तरफ 360 डिग्री इसको जब भी चाहिए तभी हम घुमा सकते। दुश्मन हमारे पीछे से फायर कर रहा तो हमारे पता चल गया, एकदम हम पिवट में लगा के या फ्रंट रोटेशन करके उनका ऊपर फायर कर सकता है। बहुत तगड़ा फायर है मैम। जरूरतों को ध्यान में रखकर परफेक्ट मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। जो
भारी भरकम टैंक होते हैं, ये भी इंसानी हाथों से ही बनाए जाते हैं। ये पूरी वो सपोर्ट टीम है जिसने मिलकर इतने सालों से, इतने महीनों के अथक परिश्रम से एक ऐसी चीज को विकसित किया है जिसके इस्तेमाल से हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखती है। भारत को इस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, खुद को आत्मनिर्भर रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी कुछ इस किस्म के हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तो गतिरोध बना हुआ है, दूसरा चीन की तरफ से बातचीत के बावजूद कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां शुरू हुई हैं कि सतर्कता को और बढ़ाना पड़ा है। ये जो गतिविधियां हैं वो ड्रोन से जुड़ी हुई है। बीते महीनों में कई बार जम्मू के सरहदी इलाकों में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराने वाले चीन का मन अब एलएसी पर खुद भी ड्रोन वाली शरारती हरकत के लिए मचल उठा है। जिस पूर्वी लद्दाख में चीन ने मई 2020 से भारत के साथ तनाव बरकरार रखा हुआ है, अपनी लाख कारगुजारियों के बावजूद जब पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर चीन की चालें नाकाम है, तो अब की बार चीन ने वहां यूएवी तैनात कर एक नया मंसूबा पाला है। चीन की इस हरकत को मॉनिटर करने के लिए भारतीय सेना को अलर्ट होना पड़ा है। अधिकतर चीनी ड्रोन गतिविधियां 2020 में चीनी घुसपैठ की कोशिशों वाले हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स पर देखी गई हैं। 2012-13 से ही जिस दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीन नजरें गड़ाए हुए है, वहां भी चीनी ड्रोन गतिविधियां हुई हैं। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एलएसी के ऊपर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो बढ़ाया जा रहा है, यही नहीं जो उनका जो टोटल डिप्लॉयमेंट है उसमें कोई कमी नहीं आई है। उनके जो हथियारों का डिप्लॉयमेंट है उनमें जबरदस्त उछाल आया है। ये सब को देख करके हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा और चीन की गतिविधियों के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी। मई 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख के कई पॉइंट्स पर तनाव पैदा किया। हालांकि भारत के आक्रामक रुख की वजह से चीन की दाल नहीं गली। वैसे तो लद्दाख बॉर्डर पर 3 स्थानों पर चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन चीन की ड्रोन गतिविधियां उनके इरादों की पोल खोलती हैं। नॉर्थ सिक्किम में, फिर उसके बाद में ईस्टर्न लद्दाख में और फिर गलवान में हर झड़प में चीन जो है बैकफुट पे नजर आया। उसकी इंटरनेशनल इमेज काफी खराब हुई। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो हिंदुस्तान के ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे उसकी जो छवि गिरी हुई है उसको टर्न अराउंड कर सके। ये उसकी जबरदस्त भूल होगी। अगर उसने कुछ भी किया तो दोबारा उसकी छवि और बर्बाद हो जाएगी। भले ही लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से चीनी सेना पीछे हट गई हो, लेकिन वो अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में गोगरा हाइट्स, डीबियो जैसे इलाकों में चीनी ड्रोन्स की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं, जिन पर भारतीय सेना कड़ी नजर बनाए हुए है। और ऐसे में सर्दियां शुरू होने से पहले भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। दुश्मन अपने षड्यंत्र को बढ़ाने में फोकस कर रहा है तो हिंदुस्तान अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। एक और मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। आकाश मिसाइल, जिसे आकाश प्राइम कहा जा रहा है, उसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ। शाम 4:30 बजे हुए इस परीक्षण में आकाश प्राइम ने मानव रहित एरियल टारगेट को खोजकर उसे मार गिराया। आकाश के मुकाबले आकाश प्राइम मिसाइल ज्यादा ऊंचाई और कम तापमान में भी बेहतर क्षमता रखता है। और अब खबरदार में व्यापार की खबरें, जिसमें दुबई एक्सपो का हम जिक्र करते हैं और आपको इस रिपोर्ट के जरिए यह समझाते हैं कि कैसे भारत में निवेश की अपार संभावनाएं नजर आ सकती हैं। दुबई एक्सपो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कारोबार के समीकरणों को बदलने के लिए तैयार है। इस एक्सपो में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की रूपरेखा पेश करेगा। दुबई एक्सपो में करीब 190 देश शामिल होंगे, जहां भारत को कारोबार की अपार संभावनाओं वाले देश के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही भारत और यूएई के बीच कारोबार बढ़ाना भी इस एक्सपो का मकसद है। दरअसल कुछ समय पहले तक भारत और यूएई के बीच करीब $60 अरब सालाना का कारोबार हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के साथ ही दूसरी अड़चनों के बीच दोनों देशों के बीच कारोबार घटकर $43 अरब रह गया। इस एक्सपो के जरिए कोशिश है कि अगले 5 वर्षों में
दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाए। 1 अक्टूबर को भारतीय पवेलियन का उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की शुरुआत दुबई एक्सपो में पहले ही हो चुकी है। भारत और दुबई ने इसके लिए कई करार भी किए हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने में जेम्स और ज्वेलरी के साथ ही टूरिज्म खास भूमिका निभा सकते हैं। टूरिज्म में इजाफे की वजह यूएई में रहने वाले भारतीय आबादी भी है। अकेले दुबई की करीब 34 लाख आबादी में 33% भारतीय हैं। यूएई की कुल 90 लाख की आबादी में से 26 लाख यानी 30% भारतीय हैं। दुबई समेत पूरे यूएई में भारत की स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा डिमांड है। जाहिर है कि इस तरह का मौका भारत की बेरोजगारी की समस्या को भी कम करने का काम कर सकता है। दुबई एक्सपो की तरह भारत में भी इस तरह के एक्सपो आयोजित करके रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। इसकी एक मिसाल है सोमवार को ग्रेटर नोएडा में खत्म हुए इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2021। कोरोना में सबसे ज्यादा मायूस रहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए आयोजित किए गए इस एक्सपो में देश की 8000 छोटी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। हमें यहाँ हजारों की संख्या में बिजनेस विजिटर पूरे देश से देखने को मिले और वास्तव में उनकी इंक्वायरी से ये देखने को मिला कि देश में लगभग 800 से 1000 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मझधार में रुके हुए थे और वो प्रोजेक्ट अब अपने प्रोजेक्ट्स में अधिक से अधिक सस्टेनेबिलिटी के आइटम या देसी आइटम लगाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। यहाँ पर आए, देखें वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है और यहाँ पर उनको एक नेटवर्किंग का मौका मिलेगा 200 कंट्रियों से, यानी कि कंट्री चाहे सारे कॉन्टिनेंट से सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। साफ है कि जिस एक्सपो को दो देश के बीच कारोबार बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है, उसी तरह से एक्सपो देश के भीतर भी कारोबार को बढ़ाने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब खबर शेयर बाजार की, क्योंकि देश में त्योहार का समय है और ऐसे में शेयर बाजार में किस तरह का त्योहार मनने की संभावना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फेस्टिव सीजन में बिक्री के सहारे केवल देश की अर्थव्यवस्था में ही जोरदार तेजी नहीं आई है, बल्कि शेयर बाजार में भी धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार की रफ्तार में खास रोल निभाने वाले आईपीओज के लिए अगले 2 महीने शानदार रहने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में करीब 30 कंपनियां आईपीओज के जरिए 45,000 करोड़ की भारी भरकम रकम जुटा सकती हैं। अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 3 सालों में जितना आईपीओ ने फंड कलेक्शन किया है, उसका उतना ही पैसा सिर्फ इस साल 75,000 करोड़ से ऊपर आईपीओ मार्केट में आया है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं, वो अपने आप को उनके आईपीओस लिस्ट करने को स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। आने वाले महीनों में सबसे बड़ा आईपीओ पॉलिसी बाजार का हो सकता है, जो आईपीओ के जरिए 6017 करोड़ रुपए जुटाएगी। साथ ही एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 4500 करोड़ रुपए, नाइका 4000 करोड़, सीएमएस इन्फोसिस्टम 2000 करोड़ और मोबिक्विक सिस्टम्स 900 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटा सकते हैं। इसके अलावा 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाने का लक्ष्य लेकर आईपीओ बाजार में आने वाली दूसरी कंपनियों में शामिल है नॉर्दर्न ऑल कैपिटल, जो करीब 1800 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा रखती है। इसके अलावा एक्सिगो 100 करोड़ रुपए, सैफायर फूड्स 1500 करोड़, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1330 करोड़, स्टारलाइट पावर 1250 करोड़, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज और सुप्रिया लाइफ साइंसेज 1200 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटा सकते हैं। इन आईपीओ में बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी कंपनियों का रहने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कई बार कह चुके हैं कि भारतीय शेयर बाजार की तेजी उनकी समझ से बाहर है और इसमें कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। कुमार मंगलम बिरला ने भी शेयर बाजार की तेजी को जल्द फटने वाला बुलबुला बताया है। मोतीलाल ओसवाल ने
मझोली और छोटी कंपनियों में निवेश करने से पहले निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है। HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि पिछले 1.5 साल में शेयर बाजार में 10% का करेक्शन नहीं आया है, लेकिन इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि अब घरेलू निवेशक मैच्योर हो चुके हैं। फिर भी अगले कुछ हफ्तों में बड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।